हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतलाल। आज मेरे साथ हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में सोज साज और गुजाज गजलों के बेताज बादशाह श्री शिव बहादुर सिंह दिलबर उपस्थित हैं। श्री शिव बहादुर सिंह दिलबर ने उर्दू क्षेत्र में, उर्दू अदब में बहुत कार्य किया है। उनकी अब तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वह बेहतरीन गजलकार हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। श्री शिव बहादुर सिंह दिलबर जी, हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में। दिलबर जी, आप हमें ये बताएं कि आपने कब से लिखना शुरू किया और किसकी प्रेरणा से लिखना शुरू किया? प्रेरणा तो डॉक्टर साहब यूं समझिए कि गजलों से या इस विधा से हमको पैदाइशी लगाव था जी। क्योंकि जब हम पढ़े लिखे भी नहीं थे और देहात की जिंदगी थी, उस समय हम जानवर वगैरह चराया करते थे, तो रेडियो का चलन खूब था। रेडियो में जब कभी गजलें आती थी तो उनको मैं बड़े मनोयोग से सुनता था और ये सोचता था कि आखिर ये कौन सी विधा है जिसमें कि स्वयं को या किसी को आकर्षित कर लेने की बहुत बड़ी मादा है। लेकिन ये उर्दू गजलें हैं क्या हैं, ये हम कुछ नहीं जानते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद में जब हम शहर की जिंदगी में आए और तब यहाँ परिचित हुए इस विधान से रही कि तो वो जरासीम कीटाणु तो अंदर थे ही गीत वगैरह के, रचना धर्मिता के, लेकिन उसको चूंकि कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल पाया था, कोई ऐसा हमको संरक्षक नहीं मिल पाया था, कोई हमको ऐसा गाइड नहीं मिल पाया था जो हमें इस ओर इंगित करता। हाँ, जिस समय मैं बैसवाड़ा इंटर कॉलेज का छात्र था तो उस समय डॉक्टर हरेंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया और डॉक्टर भूपेंद्र बहादुर सिंह भी उसी कॉलेज में थे। उनके संरक्षण में कुछ बच्चे जो है कविता पाठ वगैरह किया करते थे, लेकिन मैं तब भी उनसे नहीं जुड़ा और मैं दूर दूर से वो सब कुछ देखता रहता था। धीरे धीरे वो माहौल तो जाता रहा। जब हम सर्विस में आए और रायबरेली में मुझे एनसीसी विभाग में सर्विस मिली, तो यहाँ आकर के जहाँ कभी कोई कभी सम्मेलन होता, जहाँ कोई कभी मुशायरा होता, तो हम अवश्य सुनने जाते थे। एक बार यही गवर्नमेंट कॉलेज में मुशायरा और कवि सम्मेलन हुआ था। वो मानस सम्मेलन का कार्यक्रम चला करता था, उसी के अंतर्गत हुआ था। तो उसमें बहुत बड़े बड़े कवि और शायर आए थे, ये अपने सोम ठाकुर भी आए थे। वो कार्यक्रम सुनने में मुझको इतना अच्छा लगा कि आधे से ज्यादा कार्यक्रम तो हमने सुना और उसके बाद में ये सोच करके वहां से हम चले आए कि हम भी कविताएं लिखेंगे और कविता हम भी लिख सकते हैं। और घर आकर के हमने तुरंत उन लोगों के वो जो तरन्नुम था, उनका पढ़ने का जो ढंग था, उसको लेकर के हमने 4 कविताएं उसी दिन लिखी। अच्छा। हाँ, और तब उसके बाद में हम सोए। तो लिखना मेरा वहां से शुरू हो गया था। लेकिन चूंकि कोई गुरु नहीं मिला बीच में, कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, इसलिए वो कविताएं हमारी त्रुटिपूर्ण रही हो सकती हैं। तो अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? अब तक हमारी हिंदी और उर्दू की डॉक्टर साहब 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें गीत, गजल, छंद, मुक्तक, सवैया, दोहे तो इत्यादि हैं। और 11वीं पुस्तक हमारी जो है वो प्रकाशन के में गई हुई है। सवाल एक हमारे मन में यह उभरता है। हाँ। कि हिंदी साहित्य की तमाम विधाएं होते हुए भी आपने अपनी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू का माध्यम क्यों चुना और उर्दू की विधाओं को क्यों चुना? ऐसा है डॉक्टर साहब कि हम अपनी सर्विस के पूरा समय देने के बाद ये देखा मैंने कि मेरे पास में समय सुबह और शाम के वक्त काफी बचता है। इसका सदुपयोग कैसे किया जाए?
कि हमारी सर्विस भी चलती रहे और हमारा मकसद भी होता रहे। तो हमने पान की दुकान खोली रेलवे स्टेशन पर, जहां मैं सुबह शाम बैठता था। तो चूंकि वो क्षेत्र उसके नजदीक जो मोहल्ला पड़ता है, वहां मोहम्मदन की बस्ती जाती में थी। तो शाम को हिंदी के भी और उर्दू के भी कभी शायद वहां इकट्ठे होते थे दुकान पर, और वो तमाम तरह की बातें किया करते थे, जिनको मैं अपना काम भी करता जाता था और सुना भी करता था। उनकी बातें सुन सुन करके मेरे मन में आया कि लाओ हम भी उर्दू पढ़ें। लिहाजा अपनी भावना मैंने लोगों के सामने व्यक्त की कि भाई हिंदुओं ने भी उर्दू पढ़ी है, आप लोग क्यों जो है इसको मुसलमानों की ही कटौती बताना चाहते हो कि नहीं, इसमें मुसलमान ही आगे हैं, उन्हीं की ये धरोहर है। तो उनमें से एक सज्जन ने कहा, अरे ठाकुर साहब कहाँ की बात करते हो, वो जमाने लग गए जब खलील मियां फालता उड़ाते थे, एक लंबा अरसा गुजर गया, अब कौन है। मेरे मुंह से निकला कि अच्छा देखिए, उर्दू के का मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपकी बात के ऊपर मैं इस समय 46 साल की उम्र का हूँ और मैं 46 साल की उम्र में आपको उर्दू पढ़ करके दिखाता हूँ। तो वही ठकुरई की सनद ने हमको उर्दू पढ़ने के लिए प्रेरित किया और मैंने 1 महीने में उर्दू पढ़ी। और हमको उर्दू पढ़ाने वाले थे जनाब हैदर अली अंसारी साहब, जो उस समय यहाँ रेलवे में जीआरपी के अंतर्गत सर्विस में थे। और इस प्रकार से 1 महीने उन्होंने उर्दू पढ़ाई। 1 महीने के बाद में उनका तबादला हो गया। तो आपने उर्दू की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी हासिल की? हमने उर्दू की सबसे बड़ी डिग्री हासिल की अदीब कामिल। ये बीए के बराबर मानी जाती है। और सुनते हैं कि उर्दू की पढ़ाई यहीं तक है। अच्छा। क्योंकि जब हम फार्म भरने गए थे तो हमसे ये पूछा गया कि आप किस कक्षा का इम्तहान देना चाहते हो। हमने कहा मौलिम का। तो उन्होंने बताया कि मौलिम जो है ट्रेनिंग है और मौलिम आप नहीं कर सकते हैं। ये बताइए कि आपने स्कूल में कहाँ तक उर्दू पढ़ी। मैंने कहा किसी स्कूल में नहीं पढ़ी है, घर में पढ़ी है 6-7 महीने। तो बोले फिर आप मौलिम कर ही नहीं सकते और आप ऐसा करो अदीब माहिर करो। तो हमने कहा ये किसके बराबर होता है, किस कक्षा के बराबर। तो कहें इसको सब ये 10वें से लेकर के 12वें तक की शिक्षा के बराबर माना जाता है। तो हमने कहा इससे बड़ा, तो बोले इससे बड़ा फिर अदीब कामिल है। और आप कैसे अदीब कामिल का इम्तहान देने की बात कर रहे हैं जब आपने स्कूल में उर्दू पढ़ी ही नहीं। तो हमने कहा कि मैं समझता हूँ अपने को इस लायक कि जब मैं अदीब कामिल का इम्तहान दूं। तो उन्होंने हमको एक लाल रंग का फार्म दिया। बोले इस फार्म को अगर आप बगैर हमारी मदद के भर देंगे तब हम समझ लेंगे कि आप में अदीब कामिल का इम्तहान देने की योग्यता है। और हमने जब उस फार्म को भरा और भर करके उनको दिया तो उन्होंने आद्योपांत उस फार्म को देखा और 10 बार मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रहे और थोड़ा नाराजगी जताते हुए बोले कि आप हमको बेवकूफ समझते हो क्या। अरे मौलिम किए हुए लड़के भी इस फार्म को नहीं भर पाते हैं और आपने बिल्कुल सही भर दिया और जिन चीजों को छोड़ देना चाहिए आपने वो भी भरा है, फार्म बिल्कुल सही भरा है। तो जो मुझे ले गए थे उनके पास में जनाब मरहूम रहबर साहब, तो उन्होंने कहा नहीं ये सच है। तब हमने जो है अदीब का ये जो गजलों के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें प्रेमिका के लिए जो है गजल कही जाती है, इसमें इश्क मोहब्बत की बातें कही जाती हैं। तो आपने अपनी गजलों में इश्क मोहब्बत के अलावा और किन किन विषयों को समेटा है? डॉक्टर साहब जमाना परिवर्तनशील है। Each and everything on the surface of this earth is changing day by day, each and every moment. परिवर्तन जो है वो पल पल होता रहता हुआ है।
पूरे यूनिवर्स में। तो जब गजल अपने शुरुआती दौर में थी, अब बचपन से लेकर के किशोरावस्था और अपनी जवानी तक ये जब पहुंची, तो इसमें महबूब की बातें करना, महबूब से बातें करना, महबूब के लिए बातें करना, ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, गुलो बुलबुल, यही सब विषय इसके होते थे। लेकिन धीरे 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 समय के साथ में चलते चलते अब गजल उस जगह पे आ गई है कि तमाम हिंदी के कवि भी गजलें कह रहे हैं। शब्दावली उनके गजलों में हिंदी की ज्यादा होती है, उर्दू के शायरों में कम होती है। और अब गजल भी उसी जगह पे आ गई है जहां पर साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो अब गजल में भी देश काल समाज की बातें, उनकी स्थितियां, परिस्थितियां, समाधान और प्रश्न, ये सब कुछ विषय शामिल हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपनी एक बढ़िया से बेहतरीन सी गजल कहें। अच्छा, तो ठीक है, जैसे अपना अपना स्वभाव होता है, उसके मुताबिक एक गजल सुनिए। में जो प्रथम दो पंक्तियां होती हैं उसे गजल का मतला कहा जाता है, यानी वो शुरुआत होती है। और फिर आखिर में मत्ता होता है जिसमें रचनाकार अपना उपनाम लिखता है। और इस तो जो गजल की उनकी दो पंक्तियों की ये गजल होती है। गजल में दो पंक्तियों में एक समग्र विषय को समाहित किया जाता है और उसमें रदीफ और काफिया होते हैं। तो जिस काफिया मतलब तुकांत, जिस जगह आप तुकांत निर्धारित करते हैं उसके आगे चाहे एक शब्द हो चाहे शब्द समूह हो, वो रदीफ कहलाता है। और इसका पालन फिर गजल के हर शेर की दूसरी पंक्ति में किया जाता है, जिसे जो है पूरक पंक्ति या मिसरे सानी कहते हैं। और पहली लाइन को मिसरे उल्ला कहा जाता है, यानी प्रथम पंक्ति। तो चलिए डॉक्टर साहब, शुरुआत यहाँ से करता हूँ। इनसे उनसे तो कभी खुद से बगावत करते, इनसे उनसे तो कभी खुद से बगावत करते, उम्र गुजरी है फकत खुद पे इनायत करते, उम्र गुजरी है फकत खुद पे इनायत करते, मान सम्मान जमाने में हमें भी मिलता, हम बुजुर्गों की सदा अपने जो इज्जत करते, तो मान सम्मान जमाने में हमें भी मिलता, हम बुजुर्गों की सदा अपने जो इज्जत करते, और राह जीवन की भी आसान बहुत हो जाती, राह जीवन की भी आसान बहुत हो जाती, एक हद तक ही जो दुनिया की हम चाहत करते, दुनिया के संवर जाती यकीनन उकबा, साथ दुनिया के संवर जाती यकीनन उकबा, हम अपने माँ बाप की जीवन में जो खिदमत करते, और याद आते हैं बहुत दिन वो हंसी बचपन के,
जब सजा पाते थे हम कोई शरारत करते, जब सजा पा याद आते हैं बहुत दिन वो हंसी बचपन के, जब सजा पाते थे हम कोई शरारत करते, और राह देते हमें दश्तो समंदर भी सदा, पार जाने की अगर हम कभी हिम्मत करते, तो राह देते हमें दश्तो समंदर भी सदा, पार जाने की अगर हम कभी हिम्मत करते, और नाज करते हैं सभी अहले वतन उन पे सदा, जान देते हैं वतन की जो हिफाजत करते, जान देते हैं वतन की जो हिफाजत करते, और जिंदगी में ना परेशान कभी हम होते, अपने बच्चों को अगर हम भी नसीहत करते, और ये जहां होता मोहब्बत का बहर सुमरकज, अपने रिश्तों की अगर हम न तिजारत करते, और खुद पे भी एक नजर काश वो डाले दिल पर, जो नहीं थकते हैं औरों की शिकायत करते, मान सम्मान जमाने में हमें भी मिलता, हम बुजुर्गों की सदा अपने जो इज्जत करते। बहुत खूबसूरत गजल आपने हमारे दर्शकों के लिए कही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गजल का आनंद तरन्नुम के साथ जो आपने गाया है उसको हमारे दर्शकों ने लिया होगा। आपने भली बात कही है कि रदीफ की, काफिया की, वज़्न की। आजकल बहुत ढेर सारे गजलकार पैदा हो गए हैं जिनको इल्मे अरुद नहीं है, न उनको रदीफ का पता, न काफिया का पता, न वज़्न का पता, न उसके मीटर का पता है, फिर भी गजलें लिखी जा रही हैं। आप इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, ये हम भी गजल लिख लेते हैं जी, हाँ, और बगैर किसी चीज के विधान को जाने हुए आप जब भी उस रास्ते पर चलेंगे या कोई रचना धर्मिता का काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पर गलती करेंगे। हाँ, जो गजल लेखन का विधान है, जो इसकी व्याकरण है, जो इसकी बहर है, वो उर्दू अदब के पास में है। तो चाहे उर्दू के किसी जानकार, और अच्छा तो ये होगा कि वो लोग उर्दू लिपि भी सीखें, क्योंकि कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो सुनने में तो सामान्य लगते हैं और वो हिंदी की तरह ही लगते हैं। हिंदी के लिखने वाले से कह दिया जाए कि तुम रास्ता लिखो, तो वो राम और उसमें बड़े आ की मात्रा, सरलता वाला आधा सा ता और आ की मात्रा लगा करके लिख देगा। पर गजल के एतबार से, शेर व शायरी के एतबार से ये गलत है, क्योंकि रास्ता शब्द है, रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार की गलतियां वो करेंगे जिनको कि
गजल के विधान की जानकारी नहीं है, हैं, तो उनका लेखन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। वो जब तक उस बहर की जानकारी नहीं लेंगे कि मुझे कितनी दूर में दौड़ लगानी है, शब्दावली की कैसे सेटिंग करनी है, तब तक जो है वो अपनी भड़ास भले ही निकाल ले मन की, लेकिन उनका वह लेखन तो हम शायर नहीं कह सकते। हाँ, वो शायर की श्रेणी में, सुखनवर की श्रेणी में शुमार नहीं किए। आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोग बड़ी बहर की गजल नहीं लिख रहे हैं, छोटी बहर की गजल लिख रहे हैं। क्या इसमें भी कुछ? छोटी बहर की गजल लिखना जो है वो बड़े बाप का काम है डॉक्टर साहब जी, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि गजल की 2 पंक्तियों में, यानी प्रथम और दूसरी पंक्ति में मिला करके एक विषय वस्तु को समाहित करना होता है, और जहां पर आप तुकांत निर्धारित कर लेते हैं उसके बाद में आप बंध जाते हैं। तो छोटी बहर की गजलों में जो है अपनी बात को समाहित करने का फन आना चाहिए। जो बहुत मजे रचनाकार है वही है इस काम को कर सकते हैं, नहीं तो ये कठिन है। और जहां बड़े दायरे में आपको अपनी बात कहनी होती है वहां आप आसानी से कह लेते हैं। हाँ, तो छोटी बहर में गजलें लिखना आसान नहीं है। यह पारिभाषिक शब्दावली ऊला और सानी, हाँ। ऊला और सानी क्या चीज है? ये मिश्र गजल में प्रथम पंक्ति को मिश्र ऊला कहा जाता है, जिसे प्रथम पंक्ति कह सकते हैं, और दूसरी पंक्ति जो होती है उसे मिश्र सानी कहा जाता है, जिसे पूर्व पंक्ति कहा जाता है। दिलबर जी, आप गजल का भविष्य किस रूप में देख रहे हैं, या उर्दू का भविष्य किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उर्दू का भविष्य और गजल का भविष्य ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। आज इंसान के सामने सब, आज ही क्या सब पहले भी रहा है, लेकिन पहले इस पर लोग जो है इतना पीछे नहीं पड़ते थे। आज सबसे पहले इंसान के सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा होता है। तो आज का जो उर्दू साहित्य है यह ऐसा देखा जाता है कि यह आपको रोजी रोटी नहीं दे सकता है, समझे। और तो लोग जहां ये समझा जाता था कि मुसलमान इसे समग्रता के रूप में पढ़ रहे हैं, तो अब वहां भी इसकी कमी तो हो गई है। नए लड़के जितने हैं वही उर्दू की तरफ जो है झुके हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, नाम मात्र की उर्दू सीख लेते हैं, क्योंकि ये मदरसों वगैरह में पढ़ करके उर्दू वहाँ उर्दू सीख करके ज्यादातर वो जो है उन्हीं दायरे, हाँ, उसी दायरे में रह जाते हैं, और वो उसी में अपना जो है अध्यापक वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए उर्दू को लेकर के रोजी रोटी के मामले में भविष्य कोई बड़ा उज्जवल नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए उर्दू पर ये तो कहिए कि हमारे देश में पहले कुछ नेताओं ने ऐसी मेहरबानी की कि उन्होंने जो है कुछ उर्दू वालों के लिए पद जो है सृजित किए, और उसका लाभ जो है अच्छा मिला। दिलबर जी, हिंदी और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, या मैं भी इस बात को आपसे कह रहा हूँ कि हिंदी और उर्दू में जो मतभेद है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? यह मतभेद देखिए कोई मतभेद नहीं है, ये मतभेद जो है अपने व्यक्तित्व का है। हाँ, लोग किसी को हजम ही नहीं कर पाते अपने सामने, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो उर्दू के हो। जो थोड़ा सा कलम घिसना जान गया वो अपने को लगाने लगा, तो बाकी मतभेद कोई नहीं है डॉक्टर साहब। तो क्या ये मतभेद जो है व्यक्तित्व का है। ये आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है कि हिंदी गजल लिखने का, तो आप हिंदी गजल को उर्दू गजल से किस प्रकार से अलग करते हैं? देखिए, उसमें जो है कोई अलगाव का मामला नहीं है, क्योंकि मीटर वगैरह तो वही होता है। हाँ, बहनों का पालन जो है हिंदी से में भी करना पड़ेगा, काव्या और रतीफ जो है वहां से भी इस्तेमाल करने होंगे। बस फर्क है तो इतना है कि उर्दू की जो गजल लिखी जाती है उसमें बहुतायत से उर्दू शब्दों का प्रयोग होता है, और
जो हिंदी की गजल लिखने वाले लोग हैं वो या तो जानकारी की कमी की वजह से या उसको हिंदी मय बनाने के लिए हिंदी के शब्दों का ज्यादा प्रयोग। आपने नज्म भी लिखा है, बज्म भी लिखा है? नहीं, नज्म होती है, बज्म तो कहते हैं महफिल को या जगह को। जी, तो नज्म लिखा है आपने। हाँ। और नात भी लिखे हैं। हाँ। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप या अपनी नज्म सुनाएं या एक नात सुनाएं। नज्म तो डॉक्टर साहब को याद नहीं है। नज्म वो उर्दू की वो विधा होती है जिसमें एक ही विषय पर रचनाकार विस्तृत रूप में अपने विचारों के रंग बिखेरता है। तो नज्म तो कोई याद नहीं है। और नात शरीफ सुना देता हूँ कुछ एक उसके। हाँ, उसके शरीफ के जो है कुछ शेर सुन लीजिए। जी बिल्कुल, स्वागत है। मिली जिसे शहबतहा के नाम की खुशबू। शहबतहा मोहम्मद साहब का एक बिल्कुल नाम है कि मिली जिसे शहबतहा के नाम की खुशबू, उसे मिली है दरूदो सलाम की खुशबू। ये दरूद और सलाम जो है ये मोहम्मद साहब की शान में पढ़ा जाता है और ये अपनी अच्छी भावना आप उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं, इसका द्योतक होता है। तो मिली जिसे शहबतहा के नाम की खुशबू, उसे मिली है दरूदो सलाम की खुशबू। जो जान लेने को आए थे हो गए वो फिदा। क्या बात है। जो जान लेने को आए थे हो गए वो फिदा। दिलों में उतरी जो रब के कलाम की खुशबू। क्या बात है, क्या बात है। और हजार सुबह है बहारान निसार हो उस पर। हजार सुबह है बहारान निसार हो उस पर। मिली मदीना जिसे तेरी शाम की खुशबू। और जहां के लाल गुल भी न दे सके तस्कीन। जहां के लाल गुल भी न दे सके तस्कीन। सुकून दे गई उनके गुलाब की खुशबू। और सबक सिखाती है इंसानियत का ऐ दिलबर। सबक सिखाती है इंसानियत का ऐ दिलबर। नबी के नाम नबी के निजाम की खुशबू। मिली जिसे शहबतहा के नाम की खुशबू, उसे मिली है दरूदो सलाम की खुशबू। और आपने आदेश दिया है हिंदी गजल के लिए। हाँ, तो सुनिए हिंदी की भी गजल कुछ एक शेर उसको सुना देता हूँ। छोटी बहन की सुनाऊं या बड़ी बहन? छोटी बहन की। अच्छा, छोटी बहन। इनके उनके होते होते, इनके उनके होते होते जीवन बीता हंसते रोते। जीवन बीता हंसते
गए जाने कब, थक कर बैठ गए जाने कब, संबंधों को ढोते ढोते, संबंधों को ढोते ढोते, चादर हो गई और भी मैली, चादर हो गई और भी मैली, दाग पुराने धोते धोते और ढलता है जब बल का सूरज, ढलता है जब बल का सूरज, तो उड़ते हैं हाथों के तोते, उड़ते हैं हाथों के तोते। और एहसास की गहराइयों में डूब करके गजल का ये शेर सुनिए कि जिसको चाहा दिल से उस बिन, लोग कहते हैं तुम्हारी यादों के सारी जिंदगी काट देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जिसको चाहा दिल से उस बिन, बीते हैं दिन रोते रोते, बीते हैं दिन रोते रोते, और अपने होकर भी है पराए, अपने होकर भी है पराए, बेटा बेटी नाती पोते, अपने होकर भी है पराए, बेटा बेटी नाती पोते, बंजर हो गई तन की खेती, बंजर हो गई तन की खेती, अगणित फसलें बोते बोते, आखिर में कंगाल हुए हम। कैसे कंगाल हो गए? कहा जाता है कि तन से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना, लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि हमने तन और मन दोनों दुनिया को दे दिया, इसलिए कंगाल हो गए। आखिर में कंगाल हुए हम, मन की दौलत खोते खोते, मिट जाएगा मिट जाएगा जगत झमेला, दिल पर एक दिन सोते सोते, इनके उनके होते होते, जीवन बीता हंसते रहो। बहुत सुंदर हिंदी गजल छोटे बहार की, और जीवन का सार आपने इसमें प्रस्तुत किया। ये जो उर्दू गजल है और जो हिंदी गजल है, इनके दोनों में शिल्पगत क्या अंतर है? शिल्प की दृष्टि से क्या अंतर है? शिल्पगत कोई खास अंतर नहीं है, बस यही है कि वो उसका उसकी उर्दू की जो शब्द गजल है वो लिपि उर्दू, हाँ वो उर्दू लिपि में लिखी जाती है, ये हिंदी
में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि जो है दोनों में लागू तो होती है। बहुत से ऐसे शायर हैं जिनको कि उर्दू लिपि का ज्ञान नहीं है, तो वो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में वो सही तभी हिंदी में लिखे चाहे वो उर्दू में लिखे। उर्दू में लिखेंगे तो रागी में लिखेंगे तो इसका फर्क नहीं प्रकट होगा। एक सवाल और जहन में उभरता है हमारे कि आपकी 10 पुस्तकें आ गई हैं और इसमें उर्दू लिपि में भी और उसका जो रूपांतरण हिंदी में भी किया आपने, 5-6 पुस्तकें आपकी हैं गजलों की पुस्तकें। आपके घर परिवार वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं और किस प्रकार का सहयोग करते हैं या विरोध करते हैं कि आप ये सब क्यों लिख रहे हैं, लिख करके क्या करेंगे? देखिए, विरोध तब होता है जब दूसरों के अधिकारों का आप हनन करते हैं जी। हाँ, तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं अपने घर परिवार को खास करके अपनी श्रीमती जी को ये बता देता था कि देखो, एक स्वस्थ आदमी को 24 घंटे में 6 घंटे अवश्य सोना चाहिए, तो वो 6 घंटे हमारा सोने का समय आप निकाल लीजिए। बचे 18 घंटे, 18 घंटे में 8 घंटे की ड्यूटी होती है नौकरी की, वो निकाल दीजिए। बचे 10 घंटे। अब 10 घंटे आपके हैं, हाँ, आप 10 घंटे हमें जी भर के इस्तेमाल करो अपने घरेलू और अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में। पर चूंकि वो 6 घंटे हमारे सोने के हैं, ये 8 घंटे हमारे ड्यूटी के हैं, कभी इमरजेंसी में जो है हमको ज्यादा भी जागना पड़ जाता है, पड़ सकता है, कभी ड्यूटी में भी जो है कम ज्यादा समय हो सकता है। तो उस एतबार से आपको उन 10 घंटों में कटिंग करके हमारे ये नींद और ऑफिस के समय की पूर्ति करनी पड़ेगी। हाँ, एक निवेदन कर देता था कि जो भी आपके खास काम हैं जो मुझे करने हैं, वो एक दिन पहले शाम को हमको बता दीजिए, क्योंकि पता नहीं अगले दिन का हमने क्या प्रोग्राम सेट किया है, ऑफिस में हमारी कैसी व्यस्तता है और हमारे कोई सामाजिक काम है जो सिर्फ मुझसे संबंधित है। तो फिर आप अगर उस समय अटेंडम बताएंगे आप लोग तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो बहुत अधिक इस बात का ख्याल रखा हमारे घर परिवार वालों ने और उन्होंने हमको एक्स्ट्रा कभी परेशान नहीं किया है। और जैसे हमारा सोने का समय है 6 घंटे, अब उसमें हम लिखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या करते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते, उससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और वो हमारा अपना एडजस्टमेंट होता था, इसलिए कभी जो है घर परिवार हमारा हमारे लेखन या हमारी साहित्यकारिता में बाधक नहीं बना। हाँ, कभी कभी ये अवश्य श्रीमती जी कह दिया करती थी, इतना पैसा लगा करके किताबें छपवाते हो और इतना मेहनत भी करते हो, फ्री में बांट देते हो, कौन सी ये आपको बीमारी है? तो मैं उसको इसका जवाब ये देता था कि देखिए, ये स्वयं के लिए जीना है। मैं आप लोगों का कोई हक मार करके या आप लोगों के किसी कार्यक्रम में कोई कटिंग करके, आपका कोई नुकसान करके तो और आपकी कोई इच्छाओं को मार करके हम किताबों में पैसा नहीं लगाते हैं। वो जो हम अपने लिए सोच रखे हैं कि 30 दिन में 1 दिन की आमदनी हम स्वयं पर खर्च करेंगे, 29 दिन की आमदनी आप घर परिवार और नाते रिश्तेदारों पर खर्च करेंगे, उसी के अंतर्गत ये काम हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं ऐसा कर रहा हूं। और ये अपने लिए जीना इस प्रकार से है कि मेरा साहित्य दुनिया में जब तक जिंदा रहेगा तब तक मेरा नाम जिंदा रहेगा, नाम के पीछे दुनिया मरती है, मैं भी मरता। आपकी आगे की क्या योजना है? आगे की योजना ये है डॉक्टर साहब कि जब तक दिल दिमाग काम करेगा और ये शरीर सक्षम रहेगा तब तक हमारा जो है रचना धर्मिता चलती रहेगी, इसको रोकूंगा नहीं। एक अंतिम सवाल, क्योंकि यह
किसी व्यक्ति के समय के सदुपयोग का और उसकी एकांतता को दूर करने का एक बड़ा अच्छा साधन भी है। हम अकेले हैं तो हमारे विचार हैं, हमारे कलम कागज है, हमें अकेलापन नहीं खलता, समय हमारा नाम। एक सवाल अंत में और करना चाहते हैं कि आप हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आए हैं, यहाँ आकर के आपको कैसा लगा और अपने पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा लगा डॉक्टर साहब, और पाठकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम वो जो मेरा साहित्य पढ़े या मेरा साहित्य सुने तो उसमें अपने मतलब की चीज अवश्य ढूंढें, और मेरा दावा है कि उनको अपने मतलब की चीज उसमें जरूर मिलेगी, जिससे वो अपने जीवन में बहुत कुछ आसानियां प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के यापन के ढंग को सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्योंकि मेरा जितना भी लेखन है वो मेरे जीवन का अनुभव है, और मात्र यह मेरा ही अनुभव नहीं है। मैंने जब किसी चीज को अनुभव किया और वो उसकी अच्छाइयों बुराइयों के बारे में सोचा, तो मैंने विद्वानों से या उन लोगों से जो उस प्रकार का जीवन जिए हैं, उन स्थितियों परिस्थितियों में जिए हैं, उनके साथ अपने विचारों को साझा किया और उस पर वार्तालाप किया। जब उन्होंने कहा आपका विचार सही है, तभी हमने लेखन में उसका मूर्त रूप में उसको मूर्त रूप दिया। इसलिए मेरा लेखन जो है वो समाज के बहुत काम का है। अब कौन कितना फायदा उससे उठा पाता है ये पढ़ने वाले जाने। दिलबर जी, आप हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री शिव बहादुर सिंह दिलबर जी, जिन्होंने उर्दू अदब में बहुत काम किया है, हिंदी गजलों को नई ऊंचाई प्रदान की है, नए आयाम प्रदान किए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।